अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ये कहानी क्या, पूरी एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपके सामने कहानी की शक्ल में लेकर आया हूँ, क्योंकि 5-6 दिन हो गए। तो पुलिस से, पंजाब पुलिस से, दिल्ली पुलिस के कुछ लोगों से, राजस्थान की कुछ पुलिस की टीम से, कुछ अलग अलग रिपोर्टर से, इन तमाम लोगों से बातचीत की। और उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं, जो पूरी कहानी है, ख़ासतौर पर 29 मई की शाम की कहानी, और किन किन लोगों पे इस वक्त शक है, इनसाइडर का नाम अचानक क्यों सामने आ रहा है, किस स्टेट में साजिश बैठकर रची गई, कौन कौन लोग थे, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। और इसमें हमारे एक जो मानसा के एक रिपोर्टर अमरजीत, उन्होंने भी काफ़ी सारी इसमें से जानकारी निकाली। 29 मई संडे का दिन, 2-3 चीज़ें इस कहानी के शुरू होने से पहले जो है उसके बारे में भी आपको बता दूं। वैसे तो जो सिद्धू मूसेवाला, उनके पास कई गाड़ियाँ, लग्जरी का गाड़ियाँ, लेकिन हाल में उन्होंने थार खरीदी थी। 2 गाड़ियाँ उनके घर पे और थी जिसका वो अक्सर ज़्यादा यूज़ किया करते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से सबसे ज़्यादा यूज़ जो वो जिस गाड़ी को कर रहे थे वो एक फॉर्च्यूनर थी। इस फॉर्च्यूनर को ही उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी के रूप में ढाल दिया था, और आमतौर पर उसी फॉर्च्यूनर में ट्रैवल करते। फॉर्च्यूनर में जगह भी काफ़ी थी, तो गनर वनर भी आराम से बैठ जाते थे। एक उनके पास गाड़ी पजेरो थी। पजेरो बुलेट प्रूफ नहीं, लेकिन कई बार जब वो फॉर्च्यूनर में चलते तो पजेरो भी साथ में चलता, कुछ गनर उसमें भी बैठ जाते। तो इन गाड़ियों का इस्तेमाल अक्सर होता रहता था। थार अगर आपने देखी है तो थार फॉर्च्यूनर के मुकाबले में उतना स्पेस उसमें शायद है नहीं। 29 मई को मूसेवाला को अपनी एक मौसी को देखने के लिए जाना था। अपने घर से करीब 12-14 किलोमीटर की दूरी पर है, और मूसेवाला अपनी मौसी को बड़ा प्यार करते हैं। मौसी की तबीयत ठीक नहीं थी, और बचपन से ही मौसी ने उनको एक तरह से काफ़ी अपने बच्चे की तरह माना है। तो अक्सर मूसेवाला वहाँ पहुँच कर वहाँ खाना भी खाते, गाना भी सुनाते, और वैसे भी एक बच्चों का मौसी के साथ अमूमन बड़ा अच्छा रिश्ता होता है, चूँकि माँ की बहन होती हैं तो बिल्कुल माँ जैसी होती हैं। तो 29 तारीख को भी जाना था मूसेवाले को देखने के लिए। आमतौर पर उनके घर में मूसेवाला जब घर पे होते, और ख़ासतौर पर ये छुट्टी का दिन होता, सैटरडे संडे, तो सबको पता होता कि वो गांव में है। तो करीब एक एवरेज है कि पर डे 100-150 नौजवान उनके घर पर आया करते थे, मुलाकात करने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए, जो फ़ैन टाइप के होते थे। और ज़्यादातर मूसेवाला के फ़ैन नौजवान पीढ़ी ही है। तो उनके घर पर, उनकी कोठी पर अमूमन भीड़ होती थी उनके फैंस की। जो उनका घर है मूसेवाला का, उनके जो गांव में, उनकी जहाँ पे कोठी है वहाँ से मेन रोड जो है उसकी दूरी करीब 1 किलोमीटर है। और जो वो मेन रोड जब आता है, उस सड़क का नाम है मानसा तलवंडी रोड या तलवंडी मानसा रोड। तो इस रोड पे जब पहुँचते हैं तब वो करीब 1 किलोमीटर वहाँ तक जाना पड़ता है, तब वो फिर चौड़ी सड़क है। उससे पहले पतली सड़क है जो उनकी कोठी से इस मेन रोड तक आने के लिए, उसके बीच में कई मोड़ हैं, कई गलियाँ हैं। तो संडे के दिन 29 मई को शाम को करीब 4 बजे के आसपास, उसके बाद मूसेवाला अपने घर से निकलते हैं अपनी मौसी के पास जाने के लिए। एक जो शुरू में जानकारी आई थी वो ये थी कि एक उनके कज़न थे, एक पड़ोसी थे। नहीं, दोनों ही गांव के नौजवान थे, उनमें उनका कोई कज़न नहीं था। अब गांव में भाई और ये सब बोलकर रिश्तेदारी तो हो ही जाती है, क्योंकि प्यार मोहब्बत ज़्यादा होती है। तो गांव के 2 नौजवान थे उस दिन उनके साथ। एक का नाम था गुरविंदर और दूसरे का नाम था गुरप्रीत सिंह। ये दोनों उसी गांव के थे, मानसा के ज़िले के। तो मौसी को देखने के लिए ये दोनों निकलते हैं सिद्धू मूसेवाला के साथ। जब नीचे आते हैं तो कायदे से इन्हें बैठनी थी फॉर्च्यूनर में, और उस वक्त 2 गनर मौजूद थे। और इत्तेफाक से फॉर्च्यूनर से पहले पजेरो गाड़ी भी खड़ी हुई है, लेकिन वो देखते हैं कि पजेरो की एक टायर पंक्चर है, और उससे पहले पजेरो बिल्कुल ठीक था। तो अब पजेरो का टायर पंक्चर, हवा निकली हुई है। उसके बाद ये फॉर्च्यूनर की तरफ बढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो चाबी नहीं है। अब ये चाबी कहाँ गई मालूम नहीं। इसी दौरान में तेज़ी से बढ़ते हुए मूसेवाला कहते हैं, यार थार खरीदी है, चलो थार का थोड़ा टेस्ट लिया जाए। तो थार की तरफ बढ़ चलते हैं, और इन दोनों चीज़ों को बड़े ही लाइटली लेकर कि पजेरो की हवा एक पंक्चर है, ये कैसे हुई। और उस वक्त जो फॉर्च्यूनर है, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उसकी चाबी नहीं है। तो अभी तक एक खबर ये आ रही थी लगातार कि उस दिन बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़ दिया और थार में क्यों गए। तो ये था कि उस वक्त चाबी नहीं मिली और वक्त निकल रहा था, और फिर
कहा मूसेवाला ने कि चलो इसमें चलते हैं। अब थार में जगह कम थी तो दोनों बैठ गए और खुद ड्राइविंग सीट पर मूसेवाला। इसके बाद इन्होंने गनर को मना कर दिया, उन्होंने कहा जगह नहीं है, तुम रहने दो, हम बस यूँ गए मौसी को देखकर और यूँ आए। अच्छा, सारा गांव के अंदर का मामला था तो इसलिए ये भी लगा कि कोई हमला खतरा नहीं है, गांव से बाहर तो जाना नहीं है। तो उसके बाद वो बैठ गए। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक उस पजेरो की का एक टायर का पंक्चर या हवा निकालना, ये एक नॉर्मल था या किसी ने जानबूझकर हवा निकाली, और उस फॉर्च्यूनर बुलेट प्रूफ गाड़ी की चाबी क्या किसी ने जानबूझकर इधर उधर रख दी। घर वालों को भी इस बारे में कुछ याद नहीं है। तीसरी चीज़, इनके पास अपना लाइसेंसी वेपन था। आप लाइसेंस तो सरकार से मिल जाती है, वेपन का भी आपको बताना पड़ता है कि मेरे पास ये हथियार है। मूसेवाला के पास एक वेपन था यूएस मेड, जिसमें एक बार में 15 बुलेट या 15 गोलियां उसमें आ सकती थी, उसके चैम्बर में 15। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ तो मूसेवाला ने सिर्फ 2 फायर किया। उसके बाद पता चला कि एक और उसमें बुलेट था लेकिन वो अटक गया, तो कुल मिलाकर 3, लेकिन 12 चैम्बर खाली थे। अब मूसेवाला जिनको धमकी मिली हुई है लगातार इतनी, और जो हमेशा अपने गन या जो पिस्टल है कहीं भी बाहर जाते चाहे गनर के साथ उसको चेक करते कि इसमें बुलेट्स हैं कि नहीं है, सब कुछ करने के बाद बल्कि कई बार ये भी कि उनके फादर भी कि बेटा कहीं भूल ना जाए वो भी चेक करते थे। लेकिन उस दिन 15 में से सिर्फ 3 गोलियां, 12 खाली। अब ये इत्तेफाक था, भूलना था, लापरवाही थी या साजिश, ये काम पुलिस का है पता करना। तो 3 चीजें, फॉर्च्यूनर की चाबी इधर से उधर होना, पजेरो की गाड़ी का एक पहिए का हवा निकलना, और बुलेट जो है वो 13 में मतलब 12 कम होना, सिर्फ 3। इन तीनों का इस मौत से क्या कोई लेना देना है, पहला। दूसरा, जो 2 लोग साथ में थे, गुरविंदर और गुरप्रीत सिंह, ये उसी थार में थे जिसमें गोलियां चली। करीब 30 राउंड गोलियां चली हैं। 30 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तो 23 जख्म के निशान मिले हैं अकेले मूसेवाला के जिस्म में, जिसमें एक गोली सर में भी फंसी हुई थी, सीने पे भी, पेट पे भी, लीवर पे भी, किडनी पे भी, हर जगह गोली लगी। कमर के ऊपर ज़्यादातर गोली लगी हुई और सर तक, कमर के ऊपर से लेकर सर तक। तो इससे क्लियर है कि किसी भी कीमत पे कातिल जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। उनके साथ जो 2 लोग थे अच्छा, गोली कई तरफ से चल रही है। उनमें से जो गुरविंदर और गुरप्रीत सिंह है, इनमें से एक के बाजू को गोली में लगी है और एक के पेट के नीचे। दोनों खतरे से बाहर हैं, दोनों की तबीयत ठीक है। हालांकि पुलिस ने इनसे शुरुआती पूछताछ की, लेकिन अभी सिलसिलेवार पूछताछ नहीं हुई क्योंकि ये इस वक्त हॉस्पिटल में है और शायद लुधियाना के हॉस्पिटल में है। लुधियाना या जालंधर में, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा, लेकिन उसी जगह पे हॉस्पिटल में भी एडमिट है। तो अब सवाल ये है कि एक गाड़ी में 3 लोग, एक को सीधे सीधे इतनी सारी गोलियां 23 लगनी और शूट आउट चल रहा है, लेकिन निशाना लेकर क्या गोलियां चलाई जा रही हैं कि बाकी 2 को कुछ ना लगे, ये ऐसा क्यों है? हालांकि यहाँ पे एक जवाब मैं इसको भी क्लियर कर दूँ आपको कि जब शाहरुख को अप्रैल में रैकी करने के लिए कहा गया था और कहा गया था, सुपारी दी गई थी कि मूसेवाले को मारना है, तो शाहरुख ने 3, 4, 5 दिन तक रैकी की थी और तब उसने रिपोर्ट दी थी कि सुरक्षा काफ़ी है, करीब 6 या 8 गनर और ये सारे लोग साथ में रहते हैं, तो ऐसे में हमला करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसे इंस्ट्रक्शन दिया गया था। शाहरुख ने अपने ये बयान में कहा है कि नहीं, तुम काम तो करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि मूसेवाला को जब मारो तो उसके आसपास जो सरकारी कर्मचारी, उनमें से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी जो सरकारी गनर है, यानी कि जो पंजाब पुलिस के कमांडो या पंजाब पुलिस के एम्प्लॉई हैं, उनमें से किसी को गोली नहीं लगनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। अब गनर अगर साथ में और गनर के रहते हुए सिर्फ मूसेवाले को गोली मारनी और उनको खरोच भी ना आए, ये इंस्ट्रक्शन है शूटर को। तो इसका मतलब ये भी है कि वो पंजाब पुलिस से पंगा नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि अगर पंजाब पुलिस से किसी एक नौजवान को गोली लगे और कुछ हो तो उन्हें मालूम है कि फिर एनकाउंटर और बाकी चीज़ें शुरू होंगी। तो ये शाहरुख के बयान थे। अब यहाँ पे इन दोनों लोगों का इस गोलीबारी के बीच में बचना, तो पुलिस को वही शक है कि इस पूरे मामले में कोई ना कोई इनसाइडर का हाथ है। और उसकी वजह यह है कि अभी तक जो सारी इस कहानी सामने आई उसमें यह है कि संडे को भी जो शूटर थे वो करीब 28-27 से वहाँ रैकी कर रहे थे और उस दिन भी रैकी ही कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें एक गोल्डन चांस मिला
जब उन्हें पता चला कि बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी में, बिना गनर के साथ, 2 गांव के लोगों के साथ मूसेवाला घर से निकल पड़े। तो अब शूटर को ये जानकारी किसने दी? क्योंकि शूटर बिल्कुल मूसावाला के घर के आसपास गाड़ी खड़ी करके नहीं रहते थे। इसका मतलब है जब मूसावाला अपने घर से बाहर निकले और उनके घर से बाहर निकलने के आसपास अगले 500 मीटर के दायरे में कोई ऐसा शख्स मौजूद था या उस घर के अंदर मौजूद था जिसने ये इन्फॉर्मेशन पास की कि आज मूसावाला बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के हैं, बिना गनर के हैं और उनके पिस्टल में भी 15 की जगह पे सिर्फ 3 गोलियां हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत कारगर थी हमलावर के लिए। तो अब सवाल ये है कि वो कौन है इनसाइडर, घर के अंदर का, घर के आसपास पड़ोस में रहने वाला। ये जो 2 लोग हैं, पुलिस ने खुद कहा है कि अभी उनको हमने क्लीन चिट नहीं दे दिया, हमारे शक के दायरे से ये बाहर नहीं है, जो दोनों उस दिन गाड़ी में थे। लेकिन अभी उनसे लंबी पूछताछ इसलिए नहीं हुई है कि दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इनके कॉल डिटेल्स बेशक खंगाले जा रहे हैं और अब ये है कि इनके कॉल डिटेल्स पिछले कई महीनों के खंगाले जा रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से ये कोई ऐसा नंबर जिससे संपर्क में थे शूटर्स के या किसी गैंग के। ये 2 चीज़ें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आई है जानकारी, वो ये है कि 29 मई को ये शूट आउट हुआ और 28 मई को, एक दिन पहले, कहते हैं कि इस मानसा के एसएसपी से एक सिंगर की मुलाकात हुई थी और उसी सिंगर की मुलाकात उन्हीं पुलिस वालों से उससे कुछ दिन पहले भी एक किसी और कार्यक्रम में हुई। अब इस सिंगर की मुलाकात को लेकर उस इलाके में सारी बातचीत चल रही है कि उसका मतलब क्या है। अब यहां ये जो बात कर रहा हूं इसको एक कदम आगे और बढ़ते हैं। मेन रोड मैंने आपको बताया कि जो मूसेवाला सिद्धू के घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जो तलवंडी और मानसा रोड कहलाता है। करीब 4:32 से 34 मिनट के बीच में ये इंसिडेंट हुआ है, 4:32 एंड 4:34, बिटवीन 4:32 एंड 4:34 PM शाम के, संडे 29 मई। गोली चली, हमलावर उसके बाद वहां से निकल गए करीब 2 मिनट के अंदर अंदर। इसके बाद ही वो बात फैल गई क्योंकि उस इलाके में हुआ, मूसे वाले को सब जानते हैं। इसके बाद पुलिस तक भी जानकारी पहुंच गई 100 नंबर पर। लेकिन पुलिस ने क्या किया कि इस इंसिडेंट के जानकारी के बाद अपने जो पुलिस वाले थे सारे, उनको इधर उधर गांव में कहा कि ढूंढो। अच्छी बात है, आसपास गांव में ढूंढना चाहिए क्योंकि सबसे पहले वो कहीं भी छुपेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी लापरवाही मानसा पुलिस की सामने आ रही है वो ये कि अगले 1 घंटे तक, बल्कि एक नहीं 50 मिनट तक, नेक्स्ट इस 4:32 से 4:34 के बाद उन्होंने किसी भी इलाके में वायरलेस पर मैसेज देकर किसी भी रास्ते की नाकेबंदी नहीं कराई। और जो सीसीटीवी फुटेज अलग अलग रूट पर जो हमलावरों की गाड़ियां जा रही हैं, बुलेरो और उसके बाद उन्होंने एक ऑल्टो चुनी थी शायद, वो अगले 40-45 मिनट तक उस सड़क से निकलते हुए मानसा डिस्ट्रिक्ट में घूमती हुई दिखाई दी और उसके बाद 40-45 मिनट के बाद वो मानसा डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस किए और फिर वो बाहर निकलकर भाग गए। अगर पुलिस ने इस इंसिडेंट के फौरन बाद जिस तरीके से आसपास गांव में पुलिस को फैलाया, अदर स्टेट मतलब सॉरी शहर, डिस्ट्रिक्ट, उनकी पुलिस को अगर वो वायरलेस पे मैसेज देते कि ऐसे से एक शूट आउट हुआ है और ये हमलावर, चूंकि चश्मदीद ने तब तक बता दिया था कि कौन सी गाड़ियां हैं, बुलेरो है, एक करोला था, लेकिन फिर एक ऑल्टो छीना, तो इन और इसके अलावा आप सारी गाड़ियों की तलाशी होती है ऐसे इंसिडेंट के बाद। 45 मिनट तक किसी भी इलाके को नाकेबंदी की कोई सूचना नहीं दी गई, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई और 45 मिनट तक वो मानसा डिस्ट्रिक्ट में हमलावर शूटर घूमते रहे और बड़े आराम से उस बॉर्डर को क्रॉस किया और फिर वहां से निकल गए। अब सवाल ये है कि एक पुलिस की टीम, एक पुलिस वाले जो जानते हैं बेसिक क्राइम, बेसिक लॉ एंड ऑर्डर, बेसिक ऐसे इंसिडेंट के बाद क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, तो आम लोग भी जानता है। इतने सारे न्यूज़ के ज़रिए, सीरियल के ज़रिए, टीवी के ज़रिए कि अगर पकड़ना है तो पहले हुआ है तो सब नाकेबंदी कर लो, ये सबसे आसान तरीका है। तो घर में ये भी होता है कि चोर आया तो सारे रास्ते बंद कर दो। यहाँ पे ये भाग रहे हैं और अगले 45 मिनट तक कोई नाकेबंदी नहीं और वो बिना तलाशी के आराम से गुजरते जा रहे हैं। अगर नाकेबंदी हो जाती उस पूरे डिस्ट्रिक्ट की तो शायद वो शूटर भाग ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पास तमाम हथियार भी थे। वो कहाँ फेंकते, कैसे फेंकते, गाड़ी छोड़ते तो फिर पैदल कहाँ भागते, और अननोन लोग थे उस गांव के और उस इलाके के थे नहीं, बाहर से आए थे। बाहर के अपरिचित को गांव में आमतौर पर वैसी नज़रों से भी देखते हैं। तो ये मानसा पुलिस ने ऐसा क्यों किया, जानबूझकर किया, क्या जानकारी थी, इससे पहले किसी सिंगर से मुलाकात के क्या मतलब थे,
ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। और SIT इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि जो फैमिली है उनकी आज ही होम मिनिस्टर अमित शाह से मूसेवाला के पिता और माता दोनों मिले, दोनों रोने भी लगे और उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह से ये मांग की कि इस पूरे मामले की जांच सेंट्रल एजेंसी को दी जाए, यानी कि CBI को दी जाए। अब देखना ये है कि CBI को देने में यहाँ पे एक चीज़ है, शायद अमित शाह कह भी दें, लेकिन जो नियम है वो ये है कि जब स्टेट में कोई इस तरह का क्राइम होता है और CBI जांच की होती है तो स्टेट गवर्नमेंट पहले उसको रिकमेंड करे, यानी कि भगवत मान इस वक्त रिकमेंड करें कि हाँ हम इसको CBI के लिए रेफ़र करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या अमित शाह अपने आप इस मामले को CBI को नहीं सौंप सकते। और दूसरा ये है कि आप कोर्ट के थ्रू जाए, कि कोर्ट डायरेक्शन दे, जैसे सुशांत केस में हुआ था। तो मिले तो हैं, CBI की इंक्वायरी की मांग भी की है, लेकिन अब ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, पंजाब सरकार के ऊपर है कि उसे अपने पंजाब पुलिस के SIT पर भरोसा है या फिर CBI पर। लेकिन ये जो सारे सवाल हैं, और सबसे बड़ी नाकामी ये है जो एक मैंने कहा कि नाकेबंदी तो है ही नहीं, आज लगभग हफ्ता होने वाला है, कल 1 हफ्ता हो जाएगा पूरा, अभी तक किसी शूटर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक इस मामले में कोई मेजर गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये एक बड़े इंसिडेंट के बावजूद ये सारी चीज़ों का ना होना, ये अपने आप में एक शक और सवाल खड़े करता है। तो ये तो रही आपको उस पहलू की बात। अब दूसरी एक जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं, खासतौर पर लॉरेंस बिश्नोई से जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है लगातार 3 दिन की, उसमें एक नई चीज़ आई है कि ये जो पूरा शूटर और ये सारी चीज़ें ये कैसे कब क्या किया गया। कहा जा रहा है कि इसमें 2 खासतौर पर इलाकों के नाम लिए गए जहाँ पर ये सारी प्लानिंग हुई है। एक है हरियाणा का सोनीपत और दूसरा है राजस्थान। यही सारी प्लानिंग हुई। कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहले एक मैसेज सर्कुलेट किया था और उस मैसेज में ये था अपने गैंगस्टर और अपने गैंग के लोगों को कि मैसेज भिजवाया था कुछ लोगों से वर्बली जो जेल से बाहर आ रहे थे, कुछ को मैसेज के ज़रिए मोबाइल पे, कि बड़ा काम देना है, जल्दी कांटेक्ट करो। ये लॉरेंस बिश्नोई ने अलग अलग गैंग को मैसेज भेजे। जो जांच में अब तक सारी चीज़ें आई हैं उसमें यह है कि मूसेवाला के कत्ल की जो साजिश है वो सोनीपत और राजस्थान के कुछ इलाकों में रची गई और यहीं के कुछ लोग भी इसमें शामिल हैं, जिनमें शूटर भी हैं और जो उनको अलग अलग फैसिलिटी जिन्होंने प्रोवाइड किया उनका भी हाथ है। कहाँ कहाँ पे मूसेवाला के कत्ल के तार जुड़े हैं उनमें जो नाम आ रहा है सोनीपत है, इसके अलावा बीकानेर, नागौर, झुंझुनू, चूरू, सीकर। और कहते हैं कि सीकर जो है शायद वहाँ पे सारी चीज़ें हुई। तो लॉरेंस बिश्नोई के इस मैसेज के बाद कि बड़ा काम देना है, जल्दी कांटेक्ट करो, अलग अलग गैंगस्टर को कांटेक्ट किया गया और इसमें एक सीकर का गैंगस्टर था सुभाष बराल। सुभाष बराल एक ज़माने में जब कहते हैं कि अजमेर जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद था तब ये वहाँ बंद था और दोनों की वहीं पे दोस्ती हुई थी और उसके बाद किसी एक पंचायत के चुनाव में सुभाष बराल के पिता की मदद की थी लॉरेंस बिश्नोई ने, तो वो उसका पुराना उसके ऊपर एक कर्जा था। तो कहते हैं सुभाष बराल के ऊपर प्रेशर डाला था लॉरेंस बिश्नोई ने कि ये बड़ा काम करना है मूसेवाला का और तुम इसके लिए सारी प्लानिंग करो और जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करो। इसके अलावा एक और गैंगस्टर विक्रम सिंह जिसका नाम है, तो विक्रम सिंह को भी कांटेक्ट किया गया था। ये जोधपुर का हिस्ट्री शीटर है, लेकिन हुआ यह कि विक्रम सिंह के बारे में ये मशहूर है कि वो अपने पास मोबाइल नहीं रखता क्योंकि उसे पता है मोबाइल से पुलिस ट्रेस कर लेती है और फिर पकड़े जाते हैं। तो विक्रम सिंह को काफ़ी ढूंढा गया और नहीं, विक्रम सिंह के ज़रिए एक और गैंगस्टर है राजू फौजी, राजू फौजी को ढूंढा गया और ये काम दिया गया विक्रम सिंह को, जोधपुर का जो हिस्ट्री शीटर है, और उससे कहा गया कि राजू फौजी के इस काम में लगाओ। लेकिन राजू फौजी मिला नहीं, ना उससे कांटेक्ट हो पाया क्योंकि उसके पास मोबाइल भी नहीं था और वो फरार चल रहा है पुलिस से, तो वो मिला नहीं। इसके बाद फिर कुछ और गैंगस्टर को लॉरेंस बिश्नोई ने मैसेज भिजवाए और इसी के बाद बराल और उसके लोगों ने अलग अलग लोगों की टीम बनाई, अलग अलग जगहों से शूटर तैयार किए और उन सारे शूटर को तैयार करने के बाद अलग अलग टीम को काम सौंपे गए। हथियार के लिए काम किसी और को, गाड़ी भी जो कहते हैं वो शायद जो इस्तेमाल किया गया शूट आउट में वो निकला है सीकर का ही, राजस्थान के इलाके का। और अब पुलिस की एक टीम राजस्थान में भी गई है, वहाँ भी पूछताछ चल रही है। एक पुलिस की टीम इस वक्त नेपाल में है, वहाँ भी तफ्तीश चल रही है। तब कुल मिलाकर बाहर शूटर के साथ साथ इनसाइड का एंगल, कोई अंदरूनी जिसने खबर दी, इसके ऊपर पूरा एक तरह से शक है SIT की टीम को। और लोकल पुलिस की भूमिका भी, जो मानसा की लोकल पुलिस है उसके रोल को भी खंगाला जाएगा। लेकिन कितनी ईमानदारी से ये जांच होगी, क्या सच्चाई सामने आएगी,
यह भी कह नहीं सकते। तो ये थी पूरी आज की